गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अंतरः सहायक पुस्तक के अंतर्गत रीतिकालीन कवि पद्माकर का जीवन पढ़ेंगे और उनका जो काव्य हमारे इसमें दिया हुआ है प्रकृति और श्रृंगार, उसके बारे में जानेंगे। जैसे रीतिकाल के कवियों में पद्माकर का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इनका जन्म बांदा उत्तर प्रदेश में हुआ। उनके परिवार का वातावरण कवित्वमय रहा। उनके पिता के साथ साथ उनके कुल में भी अन्य लोग कवि थे, अतः उनके वंश का नाम भी कविश्वर पड़ गया। उनके वंश को कविश्वर नाम से जाना जाता था क्योंकि उनके वंश में बहुत सारे लोग कवि थे। वे अनेक राज दरबारों में रहे। बूंदी दरबार की ओर से उन्हें बहुत सम्मान मिला, दान मिला। पन्ना महाराज ने उन्हें बहुत से गांव दिए। जयपुर नरेश ने उन्हें कविराज श्रोमणी की उपाधि दी, अर्थात इन्हें कविराज श्रोमणी भी कहा जाता है। साथ में जागीर भी। उनकी रचनाओं में हिम्मत बहादुर, विरुद्धावली, पद्माभरण, जगद विनोद, राम रसायन, गंगा लहरी आदि प्रमुख हैं। पद्माकर ने सजीव मूर्ति विधान करने वाली कल्पना के द्वारा प्रेम और सौंदर्य का मार्मिक चित्रण किया। जगह जगह लाक्षणिक शब्दों का प्रयोग करके वे सूक्ष्म से सूक्ष्म भावानुभूतियों को भी सहज रूप से मूर्तिमान बना देते हैं। उनके ऋतु वर्णन में भी इसकी जीवंतता और चित्रात्मकता के दर्शन होते हैं। उनके आलंकारिक वर्णन का प्रभाव परवर्ती कवियों पर भी पड़ा है। पद्माकर की भाषा सरस है, सुव्यवस्थित है और प्रवाहपूर्ण है। काव्य गुणों का पूरा निर्वाह उनके छंदों में हुआ है। गतिमयता और प्रवाहपूर्णता की दृष्टि से सवैया और कवित्व पर उनका अधिकार रहा है। वे जो अपने रचनाएं लिखते हैं वे सवैया में लिखते हैं या कवित्व में लिखते हैं, वैसा अन्य किसी कवि का नहीं दिखाई पड़ता। भाषा पर पद्माकर का अद्भुत अधिकार था। अनुप्रास द्वारा ध्वनि चित्र खड़ा करने में वे अनोखे हैं। पाठ्य पुस्तक में संकलित पहले कवित्व में कवि ने प्रकृति सौंदर्य का वर्णन किया है, अर्थात जब वसंत ऋतु आती है तो प्रकृति में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं इसका वर्णन पद्माकर ने अपने कवित्व में किया है। प्रकृति का संबंध भिन्न ऋतुओं से है। वसंत ऋतुओं को ऋतुराज कहा जाता है। वसंत के आने पर प्रकृति विहग और मनुष्यों की दुनिया में जो सौंदर्य संबंधी बदलाव दिखाई देते हैं, कवि ने इसमें उसी का लक्षण प्रस्तुत किया है। दूसरे कवित्व में गोपियाँ लोक निंदा और सखी समाज की कोई परवाह किए बिना कृष्ण के प्रेम में डूबे रहना चाहती हैं। अंतिम कवित्व में कवि ने वर्षा ऋतु के सौंदर्य को भोरों के गुंजार, मोरों के शोर और सावन के झूलों में देखा। मेघ के बरसने में कवि स्नेह को बरसते देखता है, स्नेह को, प्रेम को। अब हम शुरू करें। जो पहला जो कवित्व है इसमें मतलब प्रकृति और ये है ओ भांति, ओरे भांति कुंजन में मतलब जब वसंत ऋतु आती है तो बागों में भंवरों का गुंजन दिखाई देने लगता है, सुनाई देने लगता है ना, क्योंकि जंगल में घास उगाती है और जब घास उग जाती है तो भंवरे जो हैं अपनी आवाज़ करने लगते हैं। और डोर ढोरन के बोरन बह गए, और मतलब जो आम की मंजरियां हैं, आम की जो लताएं हैं, उन पर बोर आ जाता है, अर्थात आम के आगमन की शुरुआत सी होने लगती है। कहे पद्माकर सू ओरे भांति गलिया ने, छलिया छबीले छैल और छवि छुए गए। कवि का तात्पर्य है, कवि कहना चाहता है कि वसंत ऋतु का जब आगमन होता है तो प्रकृति में एक विशेष प्रकार का निखार आ जाता है। क्यों? क्योंकि जो पेड़ हैं उन पर सभी पर पत्ते आने, नए नए पत्ते आने शुरू हो जाते हैं। वृक्षों पर फल आने की तैयारियां हो जाती हैं। तो इसीलिए उसने कहा कि एक प्रकृति में विशेष प्रकार का बदलाव दिखाई देता है। कवि पद्माकर ने कहा कि गलियों में घूमने वाले बांके बिहारी श्री कृष्ण जी सजीले और सुंदर नवयुवकों पर अलग सा ही मतलब निखार आ गया है। ऐसे ऋतुराज के न आज दिन द्वे गए, और रस रीति और राग और रंग और तन और मन और बन हुए गए। मतलब इसमें कहा है कि ऐसे ऋतुराज के वसंत ऋतु के आगमन पर प्रकृति में हर तरफ निखार आ गया है, प्रकृति में सौंदर्य दिखाई देने लगा है कि गलियों में घूमने वाले बांके सजीले सुंदर नवयुवकों पर भी इसका अलग प्रकार से असर दिखाई दे रहा है। युवकों की जो छवि है वह और भी आकर्षक प्रतीत हो रही है।
इसमें बच्चों अनुप्रास अलंकार के कवि कहे गए हैं, तो संपूर्ण कवित्व में अनुप्रास अलंकार का ही प्रयोग किया गया है। आगे दूसरा कवित है इनका, गोकुल के कुल के गली के गोप ग्वाउन के, जो लगे कछु को कछु भाकत भने नहीं, कहे पद्माकर परोस पिछवारन के, द्वारन के दोरी गुण अवगुण गने नहीं, गुण अवगुण गुण और अवगुण को, पिछवारन पीछे परोस पड़ोस, तो लो चलित चतुर सहेली, याही को कहू नीके निचोरे, ताही करत मने नहीं, हो तो श्याम रंग में चुराई चित चोरा चोरी, बोरत तो बोरइयों पे निचोरत बने नहीं। अब इन्होंने कहा गोकुल के कुल के गली के, जो गोकुल है और वहाँ रहने वाले जो लोग हैं, उन सभी लोगों में होली का उल्लास दिखाई देता है। ब्रज की जो होली होती है बच्चों, वह प्रसिद्ध होली है, तो उनमें सभी में होली का उल्लास दिखाई दे रहा है, उनमें होली की खुश, हर तरफ प्रसन्नता दिखाई दे रही है। वहाँ के इस हाल के बारे में कुछ कहा नहीं जाता, अर्थात अपूर्व सौंदर्य दिखाई देता है। कवि कहना चाह रहा है कि ये लोग हर और होली खेलना चाहते, सबके साथ मिलकर होली खेलना चाहते हैं। कहे पद्माकर, कवि पद्माकर कहते हैं कि लोग अपने आस पड़ोस के लोगों के, मतलब पीछे से कभी उनकी छत पर कूद जाते हैं और कभी आगे से उनके घर के सामने आ जाते हैं, और क्या करते हैं, उनके जो है ना तो गुण देखते, गुण अवगुण गणे नहीं गिनते हैं, ना तो उनके गुणों को देखते हैं ना उनके अवगुणों को देखते हैं, बस उन्हें तो होली खेलने से मतलब है। तो लौ चलित चतुर सहेली यही कहू काही, कभी होली का वर्णन करते हुए आगे कहता है कि कोई चंचल और चतुर सखी अपनी सखी से कहती है कि वह रंग से भीगे हुए अपने कपड़ों को अच्छी तरह से निचोड़ने का प्रयास कर रही है, निचोड़े मतलब निचोड़ने का प्रयास कर रही है। हो तू शाम रंग से चुराई चित चोरा चोरी, लेकिन उसे निचोड़ते नहीं बनता, क्यों, क्योंकि जो इसका चित्त है, जो उसका मन है, वह तो सामने चुरा लिया है, और उसका जो मन है वह उसके बस में अब नहीं रहा। इसमें से विशेष है वह है गली के गोप गाउन के कुल में अनुप्रास अलंकार है, श्याम रंग में रूपक अलंकार है, और श्लेष अलंकार का भी इसमें प्रयोग किया गया है। इसका जो अंतिम कद है कवित है बच्चों, वह है भोरन को गुंजन विहारवन कुंजन में, मंजुल मलारन को गवान गावनो लागत है, कहे पद्माकर गुमान हूँ ते मानहु तई, प्राणहु ते प्यारो मन भावनो लगत है, मोरन को शोर घनघोर चहु ओरन, हिंडोरन को बूंद छवि छावनी लगत है, नेह सर सावन में मेह बर सावन में झूली बो सुहावनो लगत है। अब इसमें जो है इस अंतिम कविता में कवि ने वर्षा ऋतु के आगमन का वर्णन किया है। कवि ने बताया है कि जब वर्षा ऋतु आती है, सावन में वन और झाड़ियों लताओं के बीच घूम हुए भोरों का जो गुंजार करना है, राग मल्हार के गीत गाने जैसा प्रतीत होता है। जो भोरे गूंजते हैं ना, भोरों की जो आवाज़ आती है, वे कैसा लगता है, जैसे राग मल्हार के गीत गाए जा रहे हैं। कहीं पद्माकर गुमान होते न मानी होते, कवि पद्माकर कहते हैं कि वर्षा में प्रेम पूर्ण वातावरण में मुझे आत्म अभिमान मान सम्मान अपने प्राणों से भी ज़्यादा प्यारा हो गया है। प्राणों ते प्यारो मन भावन लागत है, मतलब अपने प्राणों से भी प्यारा मुझे लग रहा है, वे मेरे मन को भावन लग रहा है, मेरे मन को बहुत अच्छा लग रहा है। इसका दूसरा अर्थ है कि सावन में प्रेयसी प्रियतमा का घमंड से रूठना भी प्राणों से प्यारा है और मन को अच्छा लगने वाला लगता है। हिंडोरन को बृंद छवि छावनो लगत है, नहीं सर सावन में मेह बर सावन में झूली बो सुहावनो लगत है। इसमें कवि ने बताया है, कवि का तात्पर्य है कि वर्षा ऋतु के आनंददायक परिवेश में यदि प्रेयसी घमंड करते हुए रूठ भी जाए तो उसका बुरा नहीं लगता, बल्कि और अधिक अच्छा लगता है। क्योंकि जब वर्षा ऋतु आती है तो क्या होता है, मोर नाचना शुरू कर देते हैं, हर तरफ प्राकृतिक सौंदर्य जो है वह अनेक धारण कर लेता है। महिलाएं जो होती हैं वे पेड़ों पर झूले डालती हैं और झूले को डालकर वे उस पर झूलती हैं, तो यह वातावरण जो होता है मन को अपनी ओर आकर्षित करने वाला होता है। तो बच्चों, इस संपूर्ण कविता में है अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसमें पहले पद में
वसंत ऋतु के आगमन पर प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन है। दूसरे पद में ब्रज की गोकुल की होली का वर्णन है और तीसरे कवित्त में वर्षा ऋतु का वर्णन किया गया है। वीडियो को 1-2 बार देखो, सुनो, पाठ समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।